तो देखिए एक टर्म होता है मोबाइलिटी, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यू से लिखते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज it is defined as drift velocity per unit electric field. It is defined as drift velocity per unit electric field. ठीक है? हाँ। तो आपका मोबाइलिटी क्या हो गया? म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी हो गई, अपॉन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टाउ, और इसको अगर ई से डिवाइड कर देंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो म्यू कितना आ जाएगा? स्मॉल ई टाउ बाई एम। तो ये तुम्हारी मोबाइलिटी आ गई कि नहीं आ गई? मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कितने आसानी से जो फ्री चार्ज कैरियर है वो आपके कंडक्टर में मूव करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ठीक है, इसके बाद आगे सुनिए। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है, तो इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट डाउन करिए। हाँ, एक सेकंड नीचे वाला। तो इसके बाद आप देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया क्या होगा? चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए इस कंडक्टर को मैं ऐसे क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है? हाँ ठीक है। और हर क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ ली हुई है मैंने, मान लीजिए वो ले रखी है dx। हर क्रॉस सेक्शन की विड्थ दी है। तो मैं यहां आपको बता रहा हूं, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of conductor is A and number of free electron is n per unit volume। ठीक है गुराशीष? गुराशीष ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। यस सर। तो दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा A और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है n पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? अब सपोज करो, सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन from one cross section transfer to next cross section in t time, then charge transferred। तो कितना हो जाएगा बेटा चार्ज ट्रांसफर? तो मान लीजिए dq चार्ज ट्रांसफर हुआ और चार्ज इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा?
अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हाँ होंगे? सर। तो आपको मालूम है किसी भी क्रॉस सेक्शन में हमने बताया है कि n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, इस क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए चार्ज आगे ट्रांसफर हुआ, तो इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू बी एक्स, हाँ और इसमें n BX, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आ गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन, हाँ और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर हाँ दूंगा तो टोटल चार्ज ट्रांसफर मालूम पड़ जाएगा मुझे। हाँ तो सपोज करो इतना चार्ज t टाइम में अगले क्रॉस सेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है, हो जाता है। हो तो गया। करंट क्या हो जाएगी? तो देन करंट I इक्वल्स टू क्या होता है? dq बाई टी, या q बाई टी लिख दो, q बाई टी हाँ होता है। तो तुम्हारा तुमने चार्ज जो ट्रांसफर किया वो कितना किया? चार्ज ट्रांसफर हुआ ये रहा, तो वो हो गया a n हाँ e dx बाई टाइम को तुम dt लिख लो, चलो टाइम को ठीक है। dt लिख लो, ठीक है। हाँ तो इसको करंट को हम dq बाई dt लिख सकते हैं। तो dx बाई dt लिख दो यहाँ पे, टाइम तुम्हारा dt हो गया। तो हाँ dx अपॉन dt क्या होता है? हाँ ये तो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी हो गया। तो क्या आ गया रिलेशन? रिलेशन आ गया n e a, तो dx अपॉन dt को vd लिख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम्हारा हाँ करंट का रिलेशन आ गया, करंट इक्वल्स टू n e a vd। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ आ गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन हाँ करिए हाँ इसको। तो इस रिलेशन के बाद अगला टर्म जो हमारे पास आता है, जो हमें मालूम होना चाहिए, वो होता है करंट डेंसिटी। अच्छा। हाँ देखो, अब क्या होता है करंट डेंसिटी? इसको J से लिखते हैं हम। तो इट इज डिफाइंड जे एज, से। हाँ जी हाँ जी, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। करंट पर यूनिट क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि J इक्वल्स टू हाँ I अपॉन A। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया A है, करंट I फ्लो कर रही है, हाँ तो करंट डेंसिटी आपकी क्या हो गई? I अपॉन A। इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हाँ और बात ध्यान रखिए कि जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छा। जबकि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ अब दूसरी चीज देखिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए हाँ वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम। तो देखिए करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, एरिया भी वेक्टर होता है, तो करंट कैसे निकाल सकते हैं? करंट इक्वल्स टू J डॉट A, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो सकता है करंट डेंसिटी। आगे बच्चे बात समझ में?
तो ये है करंट डेंसिटी। नोट डाउन करिए फटाफट इसको। तो आपको पता तो पड़ ही गया है कि करंट डेंसिटी क्या होती है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज करिए इस शेप का कंडक्टर हाँ है, हाँ और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए हाँ सर। कि एज यू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, as you हम्म move from higher potential to lower potential, हम्म what happened to current and current density? बताइए। तो ये हायर पोटेंशियल है ऑब्वियसली ए एंड, और ये बी एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे। तो जैसे आप ए से बी की तरफ मूव करेंगे, व्हाट हैपन टू हम्म करंट एंड करंट डेंसिटी? टेल मी। अच्छा, बताइए। हम्म हम्म, तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको तुम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो, कर सकते हो। जब तुम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में इसको डिवाइड करोगे और सारे क्रॉस सेक्शन सीरीज में है कि नहीं है? हम्म, और आपको पता है हाँ कि इन है, सीरीज करंट रिमेन सेम। आप पहली बात कह सकते हो हाँ कि करंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। करंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। हाँ ठीक है, हाँ हाँ लेकिन आपको मालूम है कि जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू करंट बाई एरिया। हाँ तो आप कह सकते हो बट हाँ area of cross section decreases, but area of cross section decreases। देख लो आप, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर दिया, हाँ देखिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगी, देन हाँ करंट डेंसिटी इंक्रीजेस। हाँ ठीक है, तो ये हाँ आंसर समझ ठीक में है, आया आपको कि नहीं आया? हाँ आ गया। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़े। हटा दें इसको। आ गया। नोट डाउन कर लिया आपने? हम्म, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात आती है बेटा हमारे पास, दैट इज ओम्स लॉ। तो सी ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है। So, तो देखिए, अब आ रहा है हमारा ओम्स लॉ। अच्छा क्या मेरी वीडियो तो ऑफ है। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है?
ओम्स लॉ कहता है कि इफ फिजिकल स्टेट of conductor remains same, then current passing through it is directly proportional to potential difference applied across it. Across the ends of conductor. ठीक है, तो मान लीजिए ये तुम्हारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस तुमने यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई किया, तो जब तुमने ये वोल्टेज अप्लाई किया तो जो करंट फ्लो करेगी इसमें दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दो तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1/r, और 1/r को क्या लिख सकते हैं हम, 1/r का मतलब है कैपिटल G होता है कंडक्टेंस, ठीक है, और R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। हाँ। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं इनका ग्राफ बनाता हूं, वेरिएशन ग्राफ। हाँ। तो मान लीजिए ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है ओम्स लॉ का, मैंने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिया हुआ है मैंने, हाँ। और वाई एक्सिस पे मैंने करंट लिया हुआ है। हाँ। तो जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से स्टार्ट करती है। हाँ। अब दूसरी बात समझिए आप, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब हुआ tan थीटा ही हुआ कि नहीं हुआ, एंड दैट इज इक्वल्स टू I by V which is equals to कैपिटल G। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगा, कंडक्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ। तो ओम्स लॉ बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है। ओम्स लॉ कहता है कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, फिजिकल स्टेट का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर से, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम से मतलब होता है इसका। तो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम देन करंट पासिंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इसका मतलब अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दोगे तो करंट चेंज हो जाएगी, और कैसे चेंज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पोटेंशियल को डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगी, पोटेंशियल को हाफ कर दोगे तो करंट हाफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ सर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है 1/r। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो अभी फिलहाल ये नोट कीजिए, ओम्स लॉ नोट कीजिए। 2 मिनट। तो आगे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, इधर मैंने आई लिया हुआ है, इधर मैंने बी लिया हुआ है, इस तरह का ये ग्राफ है। ये दो मेटल है, एक ए है एक बी है। तो बस मुझे आप इतना बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये एक कंडक्टर ए है, ये एक कंडक्टर बी है, आप ऐसे कह लीजिए। हाँ तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ। अच्छा, तो बी का ज्यादा होगा, बी का ये रेजिस्टेंस करंट ज्यादा लो होगा। है ना। अब देखो बी। आंसर हाँ देखो, स्लोप ऑफ आई एक्स एक्स वाई एक्सिस पे है और बी एक्स एक्सिस पे हाँ। है, तो स्लोप ऑफ आई बी ग्राम आई बी ग्राफ, आई अपॉन बी क्या देगा, 1 क्या देगा, R कंडक्टेंस। हाँ तो आई अपॉन बी कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस देगा ये। इसका मतलब किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, देख लो। ए का स्लोप कम है, तो बी का स्लोप थीटा ऑफ बी, ए का स्लोप थीटा ऑफ ए। आप लिखोगे कि थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ ए। इसका मतलब जी, कंडक्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ ए। और यहां से कंक्लूजन आ सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई बेटा। हाँ सर। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कितना है, स्लोप ऑफ ग्राफ आई अपॉन बी क्या देगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ ऐसे लिख लो, स्लोप ऑफ ग्राफ is equals to I upon V, that is equal to conductance। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तुमको। हाँ हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आता है ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो क्या मतलब है ओमिक कंडक्टर का और क्या मतलब है नॉन ओमिक कंडक्टर का, तो देख लो, इसको भी देख लो। तो एक होता है ओमिक कंडक्टर, तो क्या जो ओम्स लॉ को देख बिल्कुल जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उनको बोलेंगे हम नॉन ओमिक कंडक्टर। अब देखिए ध्यान से, तो ओमिक कंडक्टर क्या है, दे फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, दूसरी बात, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इनका जो आई वी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और इनका जो एग्जांपल होता है वो मेटल कंडक्टर्स होते हैं। हाँ अच्छा दूसरी बात, जब नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करते हैं तो दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। हाँ अगली बात, इनका जो वी आई ग्राफ होता है, आई वी ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आई वी ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो कैसा होता है, तो देख लो भाई, मैं सेमीकंडक्टर का बना रहा हूं ग्राफ। तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसे होता है।
ठीक है, हम्म, इधर आपने करंट ले रखी है वाई एक्सिस पे और इधर आपने हम्म, पोटेंशियल लिया हुआ, और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? तो इसका एग्जांपल होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, और हाँ, सेमीकंडक्टर में एग्जांपल क्या है इसका? सिलिकॉन हो गया, अच्छा, जर्मेनियम हो गया, हम्म, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हाँ, ओमिक कंडक्टर और ये हो गया तुम्हारा नॉन ओमिक कंडक्टर, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो अभी तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का है ये, तो समझ लो। हाँ, तो देखिए इसके बाद बात करते हैं हम रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं आपको ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हम्म, अभी अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, यही पढ़ा। हाँ, अच्छा दूसरी बात, आपने पीछे पढ़ा था कि करंट डेंसिटी जो होती है J, दैट इज इक्वल्स टू क्या होती है? I बाई ए, हाँ, होती है कि नहीं होती है बेटा? हाँ सर, तो J इक्वल टू आई बाई ए होता है, I इक्वल टू क्या हाँ, हो जाएगा? J इंटू ए हो जाएगा। हाँ, लिख दीजिए J इंटू ए इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है कि E इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई एल, हम्म, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर है, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, मैं E इंटू एल लिख सकता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे R लिख सकता हूँ, हम्म, ठीक है। अब R इक्वल टू क्या होता है? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, हाँ, होता है। होता है, R की जगह में अगर मैं रो एल बाई ए लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे ए इज इक्वल्स टू ई एल बाई हम्म, रो एल बाई ए, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, क्या आ गया यहाँ पे? जे हम्म, इंटू रो इज इक्वल्स टू, व्हाट डू यू से? हाँ, यस सर, लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा एक और हाँ, चीज़ देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, J इज इक्वल्स टू 1 बाई रो इनटू E, लिख सकता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, हाँ, ये, रो रेजिस्टिविटी होती है, हाँ, रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी, और ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। हाँ, तो 1 बाई रो इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया, तो ठीक इसी है, रिलेशन को आप लिख सकते हो, J हाँ, इक्वल्स टू कंडक्टिविटी रो इनटू E। हम्म, तो ओम्स लॉ की दो वेक्टर फॉर्म हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? हाँ, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, वो क्या है? हम्म, रेजिस्टिविटी। रजिस्टिव, ये मैं आगे बताऊंगा आपको चैप्टर में। और ये सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। हम्म, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस तरह हाँ, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता रेसिप्रोकल, है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको नोट हाँ, करिए जरा, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कभी कभी पूछता है वो, तो नॉर्मल फॉर्म की बजाय वेक्टर फॉर्म ही पूछता है वो हमसे। तो लेट्स सी, इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए
तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है, कैपिटल आर से लिखते हैं इसको, ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन है। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन offered by conductor to the flow of, it is obstruction offered by conductor to the flow of current through it। जैसे आप अगर रोड से जा रहे हो और रोड पे बहुत ट्रैफिक है तो आप क्या बोलोगे, यार बहुत रेजिस्टेंस था, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ रोड पे बहुत रेजिस्टेंस था, रोड खराब है, बहुत गड्ढे हैं उसमें, तब भी आप यही बोलते हो। तो रेजिस्टेंस बेसिकली ट्रबल है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू मूव करता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है उसका। हाँ कोलिजन के अलावा जो आयंस हैं, मेटल के जो एटम्स हैं, उनसे कोलिजन होता है उनका। तो कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है, फ्लो का क्या होता है, फ्लो का रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो या अपोजिशन बोल दो, तो फ्लो को अपोजिशन मिलती है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो आप कैसे निकालते हो? तो ओम्स लॉ से अगर देखें तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। हाँ बाय ओम्स लॉ अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम। हाँ और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स लॉ की यूनिट होती है, जिसकी SI यूनिट है, तो SI यूनिट ऑफ ओम्स लॉ इज ओम, जिसका सिंबल इस तरह से बना सकते हो आप। हाँ ठीक है, दूसरी बात, अब इसकी जरा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकाली जाए तो आपने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा? आपने रेजिस्टेंस पढ़ा V अपॉन I। तो V को आप लिख सकते हो E इंटू L, और I को क्या लिख सकते हो? NE A VD लिख सकते हो। अगर करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिखें, आज ही कराया है ये डेरिवेशन तो। हाँ तो अब VD की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, तो R इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा कैपिटल EL बाई NEA, और VD की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल e कैपिटल E बाई M, तो M ऊपर चला जाएगा इनटू टाउ, यही होती है। हाँ तो कैपिटल E से तो कैपिटल E घट गया, बढ़िया। तो क्या बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचा R इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A, यही बचा कि नहीं बचा? हाँ और अगर मैं फर्दर बात करूं इसकी, तो इधर देखो, ये M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये तो रो होता है रेजिस्टिविटी। इस R को मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, अभी पीछे लिखा था मैंने। और जो रो है वो है तुम्हारी M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, हाँ तो ये तुम्हारे रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली हमने। ये रेजिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? माइक्रोस्कोपिक। बिल्कुल, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है रेजिस्टेंस की, और ये नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देख लो ध्यान से। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा रेजिस्टिविटी। हाँ जो खुद दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर के ऊपर और एक मटेरियल के ऊपर। ठीक है, हाँ तो इस तरह अगर देखें तो हमारा रेजिस्टेंस बेसिकली
4 चीजों पे डिपेंड करता है। हम्म किस किस पे? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी खुद किस पे डिपेंड करती है? एक टेम्परेचर पे और एक मटेरियल पे। ठीक है, इसको मैं अगले टॉपिक में फिर से हाँ बताऊंगा। तो नीचे छूट रहा है, कोई बात नहीं, छूट जाने दो उसको। लेकिन क्योंकि रेजिस्टिविटी को मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, अगले टॉपिक में। हाँ तो अभी ये नोट कर लो, करिए नोट इसको। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस की बात भी हो गई, अब रेजिस्टेंस के बाद हाँ रेजिस्टिविटी देख लो। हाँ देखिए रेजिस्टिविटी, इसको रो से लिखते हैं। तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू OL/A। हाँ अगर यहाँ पे मैं लेंथ को अगर 1 मीटर कर दूं तो इफ लेंथ तो 1 मीटर हो जाए मान लीजिए कंडक्टर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में तुम्हारी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ तो इसी तरह डिफाइन करते हैं हम इसको। तो क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर is equal to its resistance when its length is 1 meter and cross section area is 1 meter square। ठीक है बच्चे? हाँ Resistivity of conductor is equal to its resistance when its length is 1 meter and cross section area is 1 meter square। तो इस तरह से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। तो ये ओम का सिंबल हो गया और साथ में मीटर और लिख दो। तो ये नीचे SI यूनिट हो गई इसकी ओम मीटर। ठीक है बेटा? अब ये किस किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी की एक रिलेशन और होता है, मैंने पीछे बताया था, M/Ne² टाउ। अब यहाँ पे M तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है ना भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बची क्या? सिर्फ 2 चीजें बची। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला N पे, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब तुम मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी ये जो है रेजिस्टिविटी है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर आप मटेरियल को चेंज कर दोगे, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उनका आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है उनकी। दूसरी बात, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा जो फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। ठीक है? तो इस हिसाब से तो आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया पे, ठीक है, और रेजिस्टिविटी पे। लेकिन रेजिस्टिविटी खुद 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? हाँ सर।
चलिए नोट डाउन करिए इसको फटाफट। नोट डाउन करिए इसको।